चैनल। और आज है 8 मार्च 2024। तो आज दिन तक जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे हमने इस वीडियो में लेके आए हैं, ठीक है। वो सब आपके साथ में डिस्कस करूँगा। साथ ही उस प्रश्न के से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो सकते थे हमने इस साथ में लेकर आया हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉप जीके करंट अफेयर इन हिंदी 8 मार्च 2024, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन इन हिंदी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया? सही जवाब चुनना है आपको। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव। कौन जवाब है इसमें आपका? डी, है ना, अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री की नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है। क्लियर। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया, ठीक है। अभी देखो, विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जय शाह। अगला प्रश्न है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन। सही जवाब क्या है आपका? डी, है ना, डी रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, डी रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के दौरान हासिल की, ठीक है। भारत 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले अश्विनी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी बन गए। और इसने डेब्यू 2011 में किया था, है ना, ये आपको याद रखना है। रविचंद्र अश्विन के अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेपरस्टी ने इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेल चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है ना। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? इराक, पाकिस्तान, भूटान, मिस्र। तो सही जवाब क्या है आपका? मिस्र, डी, है ना। मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। उसका कारण क्या है कि मिस्र की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है ना। इसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा मिस्र पाउंड है, ठीक है। अल फतेह अब्दुल अल सीसी, जो हमारे देश के पिछले साल अतिथि थे स्वतंत्रता दिवस के, ठीक है। अगला पॉइंट है, एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? सही बात है, आईआईएससी बेंगलोर के साथ, ठीक है। किसके साथ? आईआईएससी बेंगलोर के साथ। सही जवाब होगा क्या आपको? डी, ठीक है, आपको याद रखना है आपको, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनडीसीआई ने बुधवार को ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत स्केलेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और मल्टी मॉड्यूल एनालिटिक्स पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता?
वैष्णव पिचाई, अतिन भास्कर दुग्गल, कनिष्का शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा आपका? बी, अतिन भास्कर दुग्गल। बी, अतिन भास्कर दुग्गल ने युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के अतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है। युवा संसद के फाइनल के लिए 87 राज्य स्तरीय विजेता नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे, उसमें इन तीनों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है छठा प्रश्न, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉम द्वीप, कवारती द्वीप, अगती द्वीप, चेटलाउट द्वीप। तो आपका सही जवाब क्या होगा आपका? पहला, ए, मिनिकॉम द्वीप पे। ठीक है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉम द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, जटायु, है ना, INS जटायु। ठीक है। इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कवारती में INS द्विपक्ष की स्थापना की थी। ठीक है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक बेड़े का अड्डे का भी उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? ठीक है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स का लॉन्च किया है? सही जवाब चुनना है आपको। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस। सही जवाब क्या होगा? ए, मेटा के सहयोग से। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी, आपको याद रखना है। मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना। अभी तक AIM ने भारत के 722 जिले के स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित किए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने इस्तीफा दे दिया है? हाल में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने इस्तीफा दे दिया है? तो सही जवाब सुनना है। सही जवाब क्या है आपका? डी, यानी पेरू। ठीक है। पेरू के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। पेरू के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें इस्तीफा दे दिया। देखो क्या चीज़ है, अपना ईगो से इसने ईगो कारण इस्तीफा दिया है, उसको भ्रष्टाचार के को बात कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और समुद्र में कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निश्चित कभी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाएगी, मतलब उनके हौसले बुलंद है ना, राजनीतिक की पार्टियां उनके हौसले तोड़ नहीं पाएगी। पेरू राजधानी का है लीमा, पेरू की मुद्रा है न्यूवो सोल और पेरू का राष्ट्रपति है डोना बोलुअट। पेरू किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। अभी हमने पढ़ा था ना, पेरू में डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के कारण आपातकालीन घोषणा की गई है ना यहाँ पे। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय डेंटल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंटल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब आपका क्या होगा? डी, है ना, 6 मार्च। ठीक है। राष्ट्रीय डेंटल दिवस हर साल 6 मार्च को मनाई जाती है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस भी कहते हैं इसको। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस दंत चिकित्सकों को उनके योगदान और मदद के लिए धन्यवाद का सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है। दांत से ही आदमी की पर्सनैलिटी निखरती है और दांत खूबसूरत हो तो आदमी का चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने साल 1938 में पहला दंत चिकित्सक सेलिब्रेट किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? हाल में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो सही जवाब क्या होगा आपका? नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, पटना। सही जवाब होगा डी, सही जवाब होगा डी, यानी पटना। ठीक है। पटना में खोला गया। ठीक है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह पटना के गंगा नदी के तट पर बनाया गया है और यह एशिया और भारत का पहला अनुसंधान केंद्र होगा। इस डॉल्फिन का अनुसंधान केंद्र में जलीय जीवों का पर शोध किया जाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, है ना। केंद्र सरकार ने साल 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव जीव बोर्ड ने 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया है ना। तब से हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा नॉलेज लेते रहें, ज्ञान लेते रहें, जो आपको परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।